हाय फ्रेंड्स, मैं पूजा तिवारी आप सभी का निर्णय सिविल एकेडमी के यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हमारा टॉपिक है महत्वपूर्ण गैसेस मींस इम्पॉर्टेंट गैसेस। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में, चाहे जिस एग्जाम्स की बात की जाए, वनडे एग्जाम्स की, रेलवे की, यहाँ तक कि सुपर टेट में भी कभी कभी कानून गो, लेखपाल, इन सभी में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं। और दोस्तों, ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी बन जाता है क्योंकि इस टॉपिक पे हमें एक जगह सारे हमको डेटा नहीं मिल पाता है। अलग अलग चैप्टर्स में ये बिखरा हुआ रहता है। तो इस वीडियो के थ्रू मैंने कोशिश की है कि मैं जितने भी इम्पॉर्टेंट गैसेस एग्जाम्स में आज तक पूछे जा गए हुए हैं या फिर चांसेस बहुत ज़्यादा है कि पूछे जाएंगे, इस वीडियो में मैंने कवर करने की कोशिश की है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, रेफ्रिजरेटर तथा एसी में किस गैस का इस्तेमाल होता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों, फ्रियोन गैस का इस्तेमाल करते हैं। फ्रियोन को ही हम सीएफसी भी कहते हैं। आप कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, सीएफसी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देखिए दोस्तों, सीएफसी का एक इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ भी हो जाता है कि सीएफसी गैस ही मुख्यतः रिस्पॉन्सिबल होती है ओजोन लेयर डिप्लेशन के लिए। ओजोन परत में जो भी छेद हो रहा है, जो भी छिद्र हो रहे हैं, वो इसके लिए भी ओजोन सीएफसी गैस ही रिस्पॉन्सिबल होती है। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि हमारे सनलाइट डायरेक्ट हमारे ऊपर कभी नहीं आती है, एक ओजोन की लेयर बनी हुई है। लेकिन जो हम सीएफसी गैस, जो कि मेनली रेफ्रिजरेटर तथा एसी में इस्तेमाल हो रहा है, उसके कारण ओजोन लेयर में डिप्लेशन हो रहा है, जिसके कारण सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज सीधे हमारे स्किन पे पड़ रही है, जिसका बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट होता है। यहाँ तक कि दोस्तों, स्किन कैंसर होने का भी खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा देखते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए, ग्लोबल वार्मिंग मतलब जो वैश्विक तापमान इतना तेजी से बढ़ रहा है दोस्तों, उसके लिए मुख्यतः रिस्पॉन्सिबल गैस होती है, वो CO2 गैस होती है। देखिए दोस्तों, होता क्या है, हम इतना ज्यादा पोल्यूशन कर रहे हैं, इतना ज्यादा ऑटोमोबाइल सेक्टर में पोल्यूशन हो रहा है, इंडस्ट्रीज में पोल्यूशन हो रहा है। हालांकि सबके लिए CO2 रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक, याद रखिए, वैश्विक तापमान जो इतना तेजी से बढ़ रहा है, उसके लिए क्या होता है दोस्तों, CO2 गैस बहुत मेजर रोल प्ले कर रही है। ये जो इधर लॉकडाउन हुआ, उसके कारण पोल्यूशन का रेट बहुत ज्यादा घट गया है। ये हमारे विश्व के लिए बहुत ही अच्छी खबर मिली। इसके बाद क्या देखिए दोस्तों, वायुयान के टायरों में, वायुयान के टायरों में तथा दोस्तों एक चीज और याद रखिए, चिप्स के पैकेट में भी, इन दोनों में ही हम नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं। इसको आप साइड पे लिखिए। तथा चिप्स के पैकेट्स में भी हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं दोस्तों? चिप्स पैकेट में भी हम नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं। वायुयान जितने भी हैं, एरोप्लेन ले लीजिए या फिर हेलीकॉप्टर ले लीजिए, इनके टायर्स में जो होता है, हम नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं। फिर इसके बाद क्या देखिए दोस्तों, एलपीजी। एलपीजी क्या होता है? बहुत सारे एग्जाम्स में तो डायरेक्ट यहाँ तक कि इसका केवल फुल फॉर्म पूछ लेता है। तो फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसका फुल फॉर्म होता है। एलपीजी सिलेंडर में हम ब्यूटेन गैस का इस्तेमाल करते हैं। कौन सी गैस का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों? ब्यूटेन गैस का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद क्या है दोस्तों, देखिए, सीएनजी सिलेंडर, सीएनजी का भी फुल फॉर्म पूछता है। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या होता है दोस्तों? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। या आजकल जितने भी ऑटो चल रहे हैं, ई रिक्शा, देखिए, इन सब में सीएनजी गैस का, सीएनजी सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सीएनजी सिलेंडर में मीथेन गैस, कौन सी गैस होती है दोस्तों? मीथेन गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? CH4 होता है। क्या होता है? CH4 होता है। मीथेन गैस का इस्तेमाल किया जाता है सीएनजी सिलेंडर में। इसके बाद क्या है दोस्तों, देखिए, शीतल पेय एवं सोडा वाटर। शीतल पेय यानी जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, कोका कोला है, पेप्सी है, स्प्राइट है, इन सब में कौन सी गैस का इस्तेमाल होता है दोस्तों? तो इन सब में CO2 का इस्तेमाल हो रहा है। किसका इस्तेमाल हो रहा है दोस्तों? CO2 गैस का इस्तेमाल होता है। इसके बाद क्या है,
स्ट्रेंजर गैस, क्या होता है स्ट्रेंजर गैस की बात की जाए, या फिर ये पूछा जाए वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस पाई जाती है। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, इन दोनों का ही उत्तर सेम है, क्या है जेनॉन गैस। कौन सी, जेनॉन। अक्रिय मतलब क्या होता है दोस्तों, इनर्ट, नोबल, ये ऑलरेडी स्टेबल होते हैं, इनको अपने स्टेबिलिटी के लिए रिएक्शन की जरूरत नहीं होती, ये ज्यादा क्रिया नहीं करते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, अक्रिय गैस कहते हैं। अभी हमारा जो पीरियोडिक टेबल है उसमें कुल 6 अक्रिय गैसेस हैं या फिर 6 इनर्ट गैसेस हैं। कौन कौन से हैं, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है और जेनॉन है। ठीक है दोस्तों, और रेडॉन है। ठीक है दोस्तों, तो क्या है स्ट्रेंजर गैस, ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछता है दोस्तों, क्या है स्ट्रेंजर गैस। स्ट्रेंजर है मतलब स्ट्रेंजर किसको कहते हैं, जैसे आपके घर में कोई बाहर से आ गया, आप उसको जानते पहचानते नहीं है, स्ट्रेंजर ये भी होता है ना दोस्तों। जेनॉन एक ऐसा अक्रिय गैस है जो कि अक्रिय होने के बाद भी बहुत सारे एलिमेंट के साथ रिएक्शन कर लेता है, जो कि उनके ग्रुप के लिए बहुत स्ट्रेंज घटना है। वो उनको विश्वास ही नहीं है कि हम सारे तो अक्रिय गैसेस हैं, हम लोग तो इतनी रिएक्शन नहीं करते हैं, लेकिन ये जो जेनॉन कहाँ से आ गया जो इतनी सारी रिएक्शन कर लेता है, इसीलिए इसको स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। स्ट्रेंजर का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो कि हम उसको जानते नहीं है, उसको पहचानते नहीं। कहते ना आज हमारे घर में एक स्ट्रेंजर चला आया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये भी याद रखिए कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी अक्रिय गैस पाई जाती है। अक्रिय गैस को क्या कहते हैं दोस्तों, इनर्ट गैस कहते हैं या फिर नोबल गैस भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए दम घोटू गैस या फिर वायु प्रदूषण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दम घोटू गैस, देखिए दम घोटू नाम से ही क्लियर है, दम घुटने लगेगा उस इंसान का। इस गैस की जैसे ही तुलना में एक लिमिटेड अमाउंट से ये गैस जैसे ही ज्यादा होगी, इंसान का दम घुटना शुरू हो जाएगा। या फिर वायु प्रदूषण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में बात की जाए तो ये सब वायु प्रदूषण के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। तो इसके लिए कौन सी गैस होती है दोस्तों, तो CO गैस है। यहाँ पे थोड़ी सी चीज और जानते हैं, दम घोटू से क्या होता है दोस्तों, आमतौर पर क्या होता है, एक इंसान का अच्छा जो शरीर होता है, एक स्वस्थ शरीर होता है, उसमें RBC पूरे बॉडी में ऑक्सीजन अच्छे से पहुंचाएगी। हमारे बॉडी, हमें सांस लेने की ऑक्सीजन की जरूरत है, हम खुशहाल जिंदगी जिएंगे। अब लेकिन होता क्या है दोस्तों, देखिए जैसे ही CO का अमाउंट बढ़ता है तो CO का अमाउंट, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऑक्सीजन फैल रहा है पूरे बॉडी में पूरे क्या है, ब्लड है। ब्लड में क्या होता है हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है दोस्तों, हीमोग्लोबिन होता है बहुत सारे अमाउंट में। तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन अपना बॉन्ड बनाते हैं, अच्छी जिंदगी चलती रहती है। लेकिन होता क्या है, जैसे ही CO का अमाउंट बढ़ता है हमारी बॉडी में, जैसे ही CO का अमाउंट बॉडी में बढ़ता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हीमोग्लोबिन मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बॉन्ड बना लेते हैं। कौन सा बॉन्ड बनाते हैं दोस्तों, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बॉन्ड बना लेंगे। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बॉन्ड बना लेंगे, जो कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से 300 गुना, 1-2 गुना नहीं, 300 गुना ज्यादा रिएक्टिव होता है। इतना तेजी से रिएक्शन करता है। और होता क्या है दोस्तों कि अब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का सप्लाई, RBC अब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाता है, और जिसके कारण पूरे बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, और दम घुटने के कारण दम घुट कर इंसान का क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। इसलिए ये गैस बहुत ही जहरीली होती है, कलरलेस गैस होती है दोस्तों, और बहुत
बहुत ही पॉइजनस नेचर की गैस इसको कहते हैं। सोचिए जो इंसान की दम घोट घोट कर मृत्यु हो जा रही है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ये एक पॉइजनस गैस भी होती है दोस्तों। बहुत थोड़े अमाउंट में भी अगर इसका अमाउंट बढ़ जाए तो बहुत ही हार्मफुल होती है। इसके बाद देखिए दोस्तों क्या है, अम्ल वर्षा के लिए सर्वाधिक रिस्पॉन्सिबल गैस कौन सी है, तो अम्ल वर्षा के लिए सर्वाधिक रिस्पॉन्सिबल होती है दोस्तों SO2 और NO2 गैस। कौन सी, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होती है वो अम्ल वर्षा के लिए सर्वाधिक रिस्पॉन्सिबल होती है। अम्ल वर्षा इसका भी बहुत मेजर रोल प्ले है। अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन, एसिड रेन के कारण ही क्या हो रहा है दोस्तों, हमारी जिसको विश्व विरासत की सूची में 7 आश्चर्यों की सूची में शामिल किया गया, ताजमहल हमारा पीला पड़ रहा है। किसके कारण पड़ रहा है, तो अम्ल वर्षा के कारण। अम्ल वर्षा SO2 जो होता है, इसको एक चीज और याद रखिए, SO2 को ही क्रैकिंग गैस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, SO2 को ही क्रैकिंग गैस भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये सब। क्या है, SO2 को ही क्रैकिंग गैस। क्रैक से क्या समझते हैं आप, क्रैकिंग से मतलब होता है, क्रैक मतलब टूट जाना। तो जितने भी स्थापत्य बड़ी बड़ी इमारतें हैं उनकी किससे बनी होती है, यूजुअली जो हम होते हैं मार्बल्स जो होते हैं वो किससे बने होते हैं, CaCO3 से बने होते हैं। क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड इनके साथ रिएक्शन करके चट्टानों को तोड़ देता है, इसीलिए क्रैकिंग गैस किसको कहते हैं दोस्तों, तो क्रैकिंग गैस कहा जाता है सल्फर डाइऑक्साइड को, क्रैकिंग गैस भी कहते हैं। इसके बाद देखिए ये भी याद रखिएगा, अम्ल वर्षा के लिए बहुत सारे एग्जाम से सीधे ये पूछेगा, ताजमहल के पीले पड़ जाने का सबसे मेजर रिस्पॉन्सिबल गैस कौन सा है, तो आप ये लगाएंगे। और अगर ये पूछ लेता है कि ताजमहल के पीले पड़ जाने का कारण क्या है, तो ऑप्शन में अगर अम्ल वर्षा है तो आप एसिड रेन या फिर अम्ल वर्षा भी लगाएंगे। इसके बाद देखिए क्या है, गोताखोर अपने साथ कौन सी गैस ले जाते हैं। गोताखोर क्या होते हैं, देखिए वो लोग पानी के अंदर जाते हैं, उनका भी बहुत मेजर रोल होता है। बहुत सारे मिनरल्स जो होते हैं वो केवल पानी के अंदर ही पाए जाते हैं, ठीक है। तो जब गोताखोर अपने साथ जाता है तो वो ऑक्सीजन तथा हीलियम गैस अपने साथ लेकर के जाता है, जिसके कारण वो सुरक्षित वापस आ जाता है। तो ये देखिए दोस्तों ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आगे भी है, रुकिए हम लोग आगे देखते हैं। हाँ तो दोस्तों आगे देखते हैं, आगे क्या है दोस्तों, विद्युत बल्ब में क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिक बल्ब में किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑर्गन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। ऑर्गन भी एक अक्रिय गैस है। कैसी गैस है, इनर्ट गैस है। इसमें बहुत सारे और भी होंगे दोस्तों, देखिए क्या होगा, इसमें 3 चीजें और जानेंगे। येलो लैंप में या फिर पीले लैंप में किसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, तो पीले लैंप में हम लोग सोडियम का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, सोडियम का इस्तेमाल करते हैं। और आगे देखिए क्या दोस्तों, व्हाइट लैंप में किसका इस्तेमाल करते हैं, सफेद लैंप में किसका इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, तो सफेद लैंप में मरकरी का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, मरकरी का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ एक और देखिए दोस्तों क्या है, फ्लोरेसेंट लैंप। क्या बोलेंगे, फ्लोरेसेंट लैंप में किसका इस्तेमाल किया जाता है, फ्लोरेसेंट लैंप में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, तो पारावास्प, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, मरकरी वेपर। क्या कहेंगे, पारावास्प या फिर मरकरी वेपर के साथ ऑर्गन का इस्तेमाल किया जाता है। ये चारों दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीनों तो हम लोगों को ज्यादातर येलो लैंप, व्हाइट लैंप या फ्लोरेसेंट लैंप, स्ट्रीट लाइट जितनी होती है उसमें देखने को मिलता है। विद्युत बल्ब में, इलेक्ट्रिक बल्ब में मुख्यतः ऑर्गन गैस भरी होती है। येलो लैंप में सोडियम, व्हाइट लैंप में मरकरी। और ये मरकरी याद रखिए दोस्तों, ये मरकरी का क्या है, केमिकल, हम लोग इसी से इसको मरकरी को डिनोट करते हैं। ये याद रखिएगा, मरकरी को ही Hg कहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। फ्लोरेसेंट लैंप में मरकरी वेपर के साथ ऑर्गन का इस्तेमाल किया जाता
है। आप हिंदी में भी चाहे लिख ले, इसको पीला लैंप बोलेंगे, इसको सफेद लैंप बोलेंगे। और फ्लोरेसेंट लैंप में मरकरी वाष्प के साथ ऑर्गन का इस्तेमाल किया जाता है। और क्या है दोस्तों, देखिए फलों को पकाने के लिए, फलों को पकाने के लिए, ये तो बहुत सारे सभी को ऑलमोस्ट पता होगा किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। तो फलों को पकाने के लिए एथिलीन का इस्तेमाल किया जाता है। होता क्या है, हम फलों को, क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या है, अगर हम वेट करते रह जाएंगे फलों को पकने का तो बहुत सारे मौसम तो बिना फल खाए ही गुजर जाएंगे। तो होता क्या है कि फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। एथिलीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। एथिलीन, एथिलीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। अग्निशामक, जिसको फायर एक्सटिंग्विशर भी कहते हैं दोस्तों। देखिए जैसे बहुत बड़ी अमाउंट में आग लग जाती है तो हम लोग तुरंत ही फायर एक्सटिंग्विशर को बुलाते हैं, तो वो अपने साथ एक सिलेंडर लेके आते हैं। उस सिलेंडर में किस गैस का इस्तेमाल होता है दोस्तों, तो CO2 का इस्तेमाल होता है। CO2 आग बुझाने के लिए हमेशा कारगर होती है। जैसे अपने घर में भी अगर आग लगी है तो आप कभी भी उसमें पानी नहीं डालिए दोस्तों, ये तो आग को और बढ़ावा दे देती है। तो आग को बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर जो होते हैं वो हमेशा अपने साथ जो सिलेंडर लाते हैं, उस सिलेंडर में कौन सी गैस होती है दोस्तों, तो CO2 होती है। हमसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा कि फायर एक्सटिंग्विशर में किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है, तो आंसर क्या होगा, CO2। एक चीज और याद रखिए दोस्तों, CO2 को ही शुष्क बर्फ कहते हैं। क्या कहते हैं, CO2 को ही शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। शुष्क बर्फ यानी क्या होगा दोस्तों, ड्राई आइस जिसको कहते हैं, CO2 को ही कहा जाता है। और क्या है, देखिए धान की खेतों में, धान के खेतों में कौन सी गैस निकलती है। सिर्फ इतना ही नहीं, जो जुगाली करने वाले पशु होते हैं, जुगाली करने वाले जैसे गाय भैंस, ये लोग देखिए अपना चारा खा लेते हैं, उसके बाद भी इनका मुंह लगातार चलता रहता है। तो जो जुगाली, कहीं आप साइड में लिखिए, जुगाली करने वाले पशु, जुगाली करने वाले पशु या फिर खदानों में से, किसमें से, खदानों में से या फिर दलदली भूमि में से भी कौन सी, इन चारों में से, किसमें किसमें से दोस्तों, धान के खेतों में से जुगाली करने वाले पशु कौन सी गैस निकालते हैं, खदानों की भूमि से कौन सी गैस निकलती है, दलदली भूमि से कौन सी गैस निकलती है। तो इन सभी का उत्तर सेम होगा दोस्तों। आंसर क्या होगा, मीथेन गैस निकलती है। क्या उत्तर होगा दोस्तों, मीथेन गैस निकलती है। अब देखिए गोबर गैस किसको कहते हैं, गोबर गैस किसको कहते हैं दोस्तों, तो गोबर गैस भी मीथेन को ही कहा जाता है। किसको कहा जाता है, मीथेन को ही कहा जाता है। मीथेन को एक और भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों, मार्स गैस। मार्स मतलब मंगल ग्रह, मार्स गैस भी किसको कहते हैं, मार्स गैस भी मीथेन को ही कहते हैं। मीथेन गैस जो है वो मार्स पे बहुत बड़े अमाउंट में पाया जाता है, इसीलिए मार्स गैस भी मीथेन को ही कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, इसको हिंदी में भी लिख लीजिए आप, जिसको लिखना हो अगर बगल में आप लिख लें, गोबर गैस या फिर मार्स गैस किसको कहते हैं, तो मीथेन को कहते हैं। मौसम जानकारी के लिए इस्तेमाल होने वाले गुब्बारे, देखिए मौसम कैसा होने वाला है इसके लिए क्या कहते हैं, जो मौसम विभाग से होते हैं वो एक गुब्बारे का प्रयोग करते हैं। उन गुब्बारों में किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, तो उसमें हीलियम गैस का इस्तेमाल किया जाता है। हीलियम भी एक इनर्ट गैस है, एक अक्रिय गैस है। और तो हीलियम गैस का इस्तेमाल कहाँ होता है, मौसम जानकारी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले गुब्बारों में। और जो सामान्य गुब्बारे होते हैं उसमें किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, तो सामान्य गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। सामान्य गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद क्या है, सड़े हुए अंडों में से कौन सी गैस निकलती है, ये बहुत बार बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो सड़े हुए अंडों में से कौन सी गैस निकलती है दोस्तों, तो सड़े हुए अंडे में से हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन
सल्फाइड। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका केमिकल फॉर्मूला है इसका, क्योंकि ये इतना बड़ा ना लिख करके सीधे आपको फॉर्मूले में से पूछेगा ऑप्शन में से कि सड़े हुए अंडों में से कौन सी गैस निकलती है, तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, हाइड्रोजन सल्फाइड निकलती है। पशुओं के स्पर्म को रखने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पशुओं के स्पर्म को रखने के लिए लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल होता है। किसका इस्तेमाल होता है, लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल होता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं दोस्तों, इस प्रोसेस को क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। क्रायो मतलब क्या होता है, ठंडा, प्रिजर्वेशन मतलब क्या होता है, संरक्षित करना या बचा करके रखना। तो इसको क्या कहते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन क्या करता है, ठंडा करने का काम करता है। तो पशुओं के स्पर्म को रखने के लिए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। और इसके लिए इस्तेमाल किसका किया जाता है, तो लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। इसी में एक चीज और देख लीजिए, कोल्ड स्टोरेज में किसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, ये भी तो सवाल आ सकता है। कोल्ड स्टोरेज में किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो कोल्ड स्टोरेज में हम लोग अमोनिया का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, कोल्ड स्टोरेज में हम लोग अमोनिया गैस का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, अमोनिया गैस का इस्तेमाल करते हैं। देखिए दोस्तों, जो सूत्र है, जो इसका केमिकल फॉर्मूला है, वो बहुत ज्यादा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप देखेंगे कि मैं बहुत सारे जगह केवल फॉर्मूला लिखी हूँ। अगर आपको नहीं पता है तो आप इसके बगल में ये भी लिख लीजिए। लेकिन अमोनिया तो बहुत कॉमन है। तो कोल्ड स्टोरेज में किसका इस्तेमाल होता है, तो अमोनिया का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद देखिए, ईंट भट्ठों में से कौन सी गैस निकलती है। अब ये नहीं कि खदानों में से CH4 निकलता है, मीथेन निकलता है, तो ईंट भट्ठों में से नहीं निकलता। ईंट भट्ठों में से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जो कि बहुत मेजर रोल प्ले करती है। किसके लिए, हमारे एयर पोल्यूशन को भी फैलाने के लिए। एक चीज और देखिए, वेल्डिंग मशीन में, वेल्डिंग क्या किस चीज काम आता है, वेल्डिंग मशीन तोड़ने के लिए काम आता है। देखेंगे वेल्डिंग मशीन मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रीशियन जो होते हैं वो यूज करते हैं। तो वेल्डिंग मशीन में किस गैस का इस्तेमाल होता है दोस्तों, तो एसिटिलीन। किसका इस्तेमाल होता है, एसिटिलीन। किसका इस्तेमाल होता है दोस्तों, एसिटिलीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। एसिटिलीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, अब देखिए इसमें 2-3 पॉइंट और हैं, जल्दी जल्दी उसको भी हम लोग देख लेंगे। इतने जो है ना, ये सारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में ये पूछे जा चुके हैं और पूरे चांसेस हैं कि आगे के एग्जाम्स में भी ये पूछे जाएंगे। अब जैसे देखिए, लाफिंग गैस क्या होता है, लाफिंग गैस होता है, टीयर गैस होता है। अब टीयर गैस का तो बहुत मेजर रोल प्ले होता है। जब भीड़ हमारे पुलिस वाले नहीं संभाल पाते हैं या फिर आर्मी वाले, बहुत बहुत बड़ी अमाउंट में भीड़ हो गई है, अब वो उनसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा है, तो होता क्या है, वो टीयर गैस छोड़ देते हैं। टीयर गैस कोई नॉर्मल चीज में नहीं, ग्रेनेड के फॉर्म में टीयर गैस, बंदूकों के फॉर्म में, गोले के फॉर्म में टीयर गैस छोड़ देंगे। इससे होगा क्या, जो भीड़ है उसमें भाप के फॉर्म में आंसू बहुत तेजी से बहेंगे, आंख में बहुत ज्यादा जलन होने लगेगी और भीड़ वहां से भागेगी, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये भी पूछता है दोस्तों, टीयर गैस किसको कहते हैं, या फिर आंसू गैस किसको कहते हैं, या फिर अश्रु गैस किसको कहते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, टीयर गैस हम लोग कहते हैं क्लोरोपिक्रिन को। किसको कहते हैं, आंसू गैस। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, क्लोरोपिक्रिन। क्या होगा, क्लोरोपिक्रिन या फिर क्लोरोएसिटोफिनोन, क्लोरोएट। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। पुलिस वाले करेंगे क्या, इसको छोड़ देंगे, वहां से जितनी भी वहां से आंखों में फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगेगी, भीड़ वहां से ऑटोमेटिकली चली जाती है। इसके बाद क्या है दोस्तों, लाफिंग गैस। लाफिंग गैस का इस्तेमाल कहाँ होता है, लाफिंग गैस तो सभी लोगों ने आमतौर पे देखा हो या ना देखा हो,
मूवीज वगैरह में तो लाफिंग गैस, एक मूवी है हाउसफुल 4, उसमें देखेंगे लास्ट में लाफिंग गैस छोड़ दी जाती है। तो लाफिंग गैस क्या होती है दोस्तों? नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं। किसको कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड। इसके साथ साथ इसका केमिकल फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? नाइट्रस ऑक्साइड बहुत कम करके पूछेगा, फॉर्मूले में से अगर पूछ लेता है तो बहुत दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि जो नाइट्रोजन है ना दोस्तों, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, बहुत सारे ऑक्साइड बना लेता है। तो नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? N2O होता है। क्या होता है? N2O होता है। और एक चीज देखिए, जो बैटरी का इस्तेमाल होता है दोस्तों, बैटरी जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कार बैटरी इस्तेमाल करते हैं, घरों में बैटरी का इस्तेमाल होता है, तो बैटरी में हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट गैसेस थे। मैंने पूरी कोशिश की है कि जितने भी इंपॉर्टेंट गैसेस थे उसको इस वीडियो के थ्रू कवर अप किया जाए। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने निर्णय सिविल एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती